3 अंक के प्रश्न। अध्याय का नाम वही है क्या, कणों का निकाय और घूर्णी गति। इसमें जो पहला प्रश्न है, लोटनिक गति किसे कहते हैं? लोटनिक गति करते पिंड की संपूर्ण गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए, है ना। तो पहले भी देख चुके हैं, जिसमें घूर्णन गति भी होती हो और स्थानांतरण गति भी होती हो, इनको मिला के जो गति होती है उसे हम क्या कहते हैं? लोटनिक गति। जैसे साइकिल का पहिया होता है तो घूमता भी है, आगे भी बढ़ता है, तो आगे बढ़ना स्थानांतरण गति कहलाया, स्थान बदलता है, और घूम रहा है इसलिए वो कैसे कहलाया? घूर्णी गति। और दोनों को हम इकट्ठा कर दिए तो क्या कहला गई? लोटनिक गति कहला गई। इस तरह से लोटनिक गति की परिभाषा हो गई। अब यहाँ पर लोटनिक गति के गतिज ऊर्जा का हमको व्यंजक निकालना है, तो यहाँ पर हमको 2 ऊर्जा निकालना पड़ेगा, एक बार स्थानांतरण गतिज ऊर्जा और एक बार घूर्णी गतिज ऊर्जा। 2 तरह की गतिज ऊर्जा होती, दोनों को जोड़ देंगे तो लोटनिक गतिज ऊर्जा आ जाएगी। तो जैसे मान के चलते हैं ये पहिया है, ठीक है ना। तो पहिया जिस वेग से घूमता है उसको हम क्या बोलेंगे? इसका ये कौन सा वेग हो गया? कोणीय वेग, है ना, ये ओमेगा हो गया। और जिस वेग से आगे बढ़ता है उसको हम क्या बोलेंगे? रेखीय वेग। तो यहाँ पर ये VCM का मतलब है ये द्रव्यमान केंद्र का वेग। यहाँ पर एक इसका केंद्र होगा ना, यदि आगे चल रहा है तो इसका वेग ही क्या कहलाएगा? द्रव्यमान केंद्र का वेग या रेखीय वेग कहला गया, ठीक है। तो इसमें दोनों गतियां समझ में आ रही हैं। घूम रहा है तो कोणीय वेग और आगे बढ़ रहा है तो क्या हो गया? रेखीय वेग, ठीक। और यही चीज हम लिख दिए हैं यहाँ पर। माना एक डिस्क है, डिस्क का मतलब जो वृत्ताकार चकत्ती है, जैसे सिक्का नहीं होता, उसको ही हम क्या कहते हैं? डिस्क कहते हैं। तो कौन सी गति कर रही है? लोटनिक गति कर रही है। इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है? R है। और द्रव्यमान केंद्र का जो वेग है वो कैसा है? VCM। CM का मतलब द्रव्यमान केंद्र, सेंटर ऑफ मास है। और जो कोणीय वेग है वो क्या है? ओमेगा है। तो जो इस चित्र में दिख रहा है उसी चित्र को हमको शब्दों में लिख देना है। ये क्या हो गई? एक डिस्क। डिस्क की त्रिज्या क्या हो गई? R। इसका जो द्रव्यमान केंद्र का वेग है वो क्या हो गया? VCM। और कोणीय वेग क्या है? ओमेगा है। अब स्थानांतरीय गति में स्थितिज गतिज ऊर्जा, हमको गतिज ऊर्जा निकालना है। तो हम तो ये पढ़े हैं ना, K बराबर क्या होता है? 1/2 mv², और ये CM हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास की बात करता है तो, ठीक है। अब K1 इसलिए लिख दिए हैं कि 2 बार गतिज ऊर्जा निकालना है, तो एक बार K1 लिख देंगे, एक बार क्या लिख देंगे? K2 लिख देंगे। तो यहां पर देखिए ये किसका हो गया? स्थानांतरित गति का। ये सूत्र तो पहले से जानते हैं। अब ये किसका हो जाएगा? लोटनिक गति में गतिज ऊर्जा। तो लोटनिक गति में गतिज ऊर्जा क्या होती है? K2 बराबर 1/2 I ओमेगा²। तो फिर से देख लेते हैं, सीधा सीधा हमारे पास K1 बराबर क्या हो गया? 1/2 mv², पहले से ही जानते हो। तो ये जो है इसको हम क्या मान लेंगे? सेंटर ऑफ मास का। अब यहाँ पर हम K2 बराबर निकालेंगे तो 1/2, घूर्णी गति में m का रोल कौन करता है? I। v का रोल कौन करता? ओमेगा। तो I ओमेगा² हो गया, बस इतना है। तो ये हो गई स्थानांतरण गतिज ऊर्जा, ये हो गई लोटनिक गतिज ऊर्जा। अब हम कुल गतिज ऊर्जा निकालेंगे, है ना। ये घूर्णी वाली हो गई और ये वाली हो गई स्थानांतरित, दोनों को मिलाएंगे तो किसका निकलेगा? लोटनिक का। तो यहाँ पर K बराबर को हो जाएगा K1 प्लस क्या हो गया? K2। अब K1 का मान कितना था? ये K1 का मान है ये वाला, तो हम इसको ये लिख दिए, प्लस लगा के ये K2 का मान है तो ये K2 का मान रख दिए, दोनों मान रख दिए। अब मान रखने के बाद देखना है आगे के हिस्से में, यहाँ पर समझना है। इसको तो मैं पूरा ऐसे ही कॉपी कर दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये प्लस भी उतार दिए, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। I की जगह I ही उतार दिए। अब यहाँ पर आपको समझना है, जो I होता है वो होता है mr²। क्या होता है? mr²। तो यहाँ पर आप चाहो तो ये K भी लिख सकते हो और R भी लिख सकते हो। K भी एक तरह की विघूर्णन त्रिज्या होती है, उस त्रिज्या को हम क्या मान लिए हैं? R मान लिए। ये क्लियर हो गया। तो यहाँ पर ये जो I का मान है वो क्या होगा? mk², ठीक है। और जो ओमेगा का मान है ये ओमेगा C/R। ये ओमेगा का सूत्र ही होता है। जब आप वो पढ़े हो रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध, तो आप निकाले थे V = क्या? ओमेगा/R। तो ओमेगा = क्या बनेगा? ओमेगा = क्या बनेगा? V/R। तो वही तो लिखा VCM/R। अब ये मान को हम बदल दिए हैं। तो देखो हमारे पास ये I था, I का मान ये हो गया, इस मान को I की जगह पर रख दिए,
यही है ना। इसके बाद देखो ये है ओमेगा, ओमेगा का मान यहाँ देखो VCM अपॉन क्या है R, और इसकी जगह पर ये रख दिए, ये ओमेगा की जगह पर ये इसका स्क्वायर है तो ये कर दिए। ठीक है, आगे के स्टेप में आपको गणित यहाँ पर लगाना है, गणित देखना है कि क्या चीज कॉमन ले सकते हैं। तो देख लो दोनों में क्या क्या है, m है दोनों में, m निकाल सकते हैं, v स्क्वायर यहाँ भी क्या आ जाएगा v स्क्वायर, ये कॉमन निकाल लेंगे तो बचेगा क्या। अब देखना हमारे पास इतना निकल गया, ये इतना निकल गया ये, तो इसकी जगह पर क्या बचेगा 1। अब यहां देखना m भी निकल गया, VC स्क्वायर भी निकल गया, 1/2 भी निकल गया, तो क्या बच रहा है यहाँ पर k का स्क्वायर, और ये भी बटे में क्या बचेगा r का स्क्वायर। तो ये जो है लोटनिक गतिज ऊर्जा का सूत्र हो गया। तो सीधे सीधे आपको ये ध्यान रखना, ज्यादा कठिन नहीं है। एक बार स्थानांतरण गति की ऊर्जा निकालना है गतिज ऊर्जा, एक बार किसकी निकालना है घूर्णी गतिज ऊर्जा, और उसको जोड़ देना है। फिर I का मान आपको रखना है, ओमेगा का मान रखना है, कॉमन निकाल देना है ऐसे। ठीक है, चलो अब आगे वाला देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, दूसरा वाला अक्सर आता है। तो यहाँ पर देखते हैं दूसरा क्या है, ये कोणीय संवेग एवं बल आघूर्ण में संबंध स्थापित करना है, या फिर ऐसे दे देता है T बराबर dL/dt को स्थापित करिए। ठीक है, टाउ का मतलब क्या है बल आघूर्ण, और यल का मतलब क्या है कोणीय संवेग। ठीक है, और इनमें हमको क्या निकालना है संबंध। ठीक, और कभी कभी कंफ्यूजन होता है, क्योंकि जो कोणीय संवेग का संबंध है वो कभी पूछता है कि कोणीय संवेग और जड़त्व आघूर्ण का निकालिए, और कभी बोलता है कोणीय संवेग और बल आघूर्ण का निकालिए। तो देखो L जो होता है I ओमेगा भी होता है, तो कंफ्यूजन मत में रहना। ये है कोणीय संवेग और ये क्या है जड़त्व आघूर्ण, तब हमको ये सूत्र निकालना है। फिर बोल दे कोणीय संवेग और बल आघूर्ण, तब ये वाला निकालना है। दोनों में आघूर्ण है, आघूर्ण जुड़ा है, तो कंफ्यूजन हो जाता है। और वो ऐसे लिख दिया सूत्र दे दिया, तब तो वाह वाह है कि भाई हाँ यही निकालना है, कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। सूत्र नहीं देगा शब्द देगा, ऐसे तो कोणीय संवेग एक शब्द तो बोलना है, यहाँ जड़त्व तो लिख देगा तो ये वाला करना है, बल लिख देगा तो ये वाला करना है ना। और ये दोनों अक्सर आते रहते हैं, इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए कोणीय संवेग और बल आघूर्ण में क्या है संबंध। तो हम जानते हैं जो कोणीय संवेग का सूत्र होता है ये होता है L वेक्टर बराबर R वेक्टर इंटू P वेक्टर, R इंटू P होता है, कुल मिला के वेक्टर लगा दिए हैं। अब समय के सापेक्ष हम इसका क्या कर रहे हैं अवकलन। तो अवकलन करने का मतलब ये है कि d/dt हम रख देंगे, तो d/dt यहाँ भी लगा दिए। L मेरे पास पहले से है, सिर्फ हम यहाँ पर क्या जोड़ रहा हूँ अलग से d/dt। यहाँ पर R इंटू P मेरे पहले से है, इसी को उतार दिए, सिर्फ क्या जोड़ रहे हैं d/dt। अब यहाँ पर समझना है, क्योंकि आप लोग अवकलन पढ़े नहीं हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत हो सकती है, पर यहाँ पर देखते हैं आसान है। अब ये जब अवकलन होगा तो अवकलन के गुणे का एक सूत्र होता है कि जैसे जब हम दो चीज़ों का गुणे का अवकलन करते हैं तो पहले एक बाहर रहेगा और एक कहाँ रहेगा अवकलन में रहेगा, फिर प्लस करेंगे, फिर एक बार रहेगा दूसरा अवकलन में रहेगा। तो यहाँ समझो जैसे मैं R को क्या कर दिया बाहर, तो क्या हो जाएगा, अब अंदर क्या बच रहा है P, तो ये हुआ dP/dt। फिर बीच में प्लस लगाना है, अब किसको बाहर कर देना है P को, तो P को बाहर कर देंगे तो अंदर क्या बचा R, तो ये हो गया dR/dt। ठीक, आगे पीछे कुछ भी लिख सकते हो। यदि आप इसमें P बाहर कर देते हो तो यहाँ R हो जाएगा, यदि यहाँ पर जो है R बाहर करोगे तो यहाँ P हो जाएगा। यदि इसको इधर लिख दियो इसको इधर लिख दियो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बस आपको ध्यान रखना कि एक बार एक को अंदर रखना है और एक को कहाँ रखना है बाहर, क्रम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे देखते हैं, इधर तो dL/dt उतार ही दिए। अब देखना ये R तो मैं लिखा, लेकिन इसकी जगह पर क्या लिखा है F। ये कैसे हो गया F, तो ये सूत्र होता है ना संवेग में परिवर्तन की दर बल के बराबर होती है, तो dP/dt माने संवेग में परिवर्तन की दर, और इसको हम क्या लिख देंगे F। ठीक, इसको हम ऐसे उठा लिए। फिर ये P बराबर कौन रेखीय संवेग होता है, P बराबर क्या होता है mv, तो यहाँ P की जगह पर मैं हम क्या लिख दिए mv। फिर इसके बाद dR/dt, तो dR/dt का मतलब है विस्थापन बटे समय, इसका मतलब ये क्या हो गया वेग। तो इस तरह से अब बदलेंगे। बदलने के बाद देखना जो R और F का गुणा होता है ये किसके बराबर होता है टाउ के, इसलिए इसके स्थान पर हम क्या लिख दिए हैं टाउ। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आगे नहीं लगाया, प्लस लगा के कुछ नहीं लिखा, कहाँ गया,
तो देखो वी वेक्टर का क्रॉस क्या होता है, वी वेक्टर माने यदि उसी में उसी का गुणा कर दिया क्रॉस प्रोडक्ट तो उसका मान क्या होता है, 0। यदि आपके पास ए वेक्टर है और ए वेक्टर में ही गुणा कर देते तो उसका मान क्या होता है, 0 होता है, चाहे ए हो, बी हो, सी हो। इसी तरह से हमारे पास ये देख लो वी वेक्टर क्रॉस क्या है, वी वेक्टर। तो जब उसी में उसी का गुणा करेंगे 0 हो गए, एम का मान भी 0 हो गया, माने उधर का पूरा पद क्या हो गया, 0। तो हमारे पास अब क्या बचा, टाउ, और इधर क्या बचा, dl अपॉन dt। तो L का मतलब क्या हुआ, कोणीय संवेग, और टाउ का मतलब क्या हो गया, बल आघूर्ण। इनमें यही संबंध हो गया, क्लियर हो गया। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर बल आघूर्ण के क्या होती है, बराबर। देखो कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर, ये कोणीय संवेग है, dt माने परिवर्तन की दर किसके बराबर होता है, बल आघूर्ण के बराबर होता है। और ये ऑप्शन में पूछ देता है, ऑब्जेक्टिव में जैसे बोल देते हो कि सर हमसे ऑब्जेक्टिव नहीं आता, भूल जाता है, तो यही है थ्योरी, पढ़ते जाओ तो ऑब्जेक्टिव भी बनता जाएगा, है ना। तो वहां पूछेगा कि यार कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर बराबर होती है, ऑप्शन में दे दिया कोणीय संवेग, बल आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण और दुनिया भर का और दे देगा ऐसे, ठीक। चलिए अब अगले हिस्से में यहां पर पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, ये ज्यादा जरूरी नहीं है पर इसको देख लेते हैं। कोई बच्चा किसी घूर्णी मंच पर अपनी दोनों भुजाएं फैलाकर खड़ा है। घूर्णी मंच का मतलब है कि एक ऐसा टेबल है जो घूम रही है, उस पर ऐसे करके बाहें फैला के क्या करा हुआ है, खड़ा हुआ है, ठीक है। तो घूर्णी मंच की जो घूर्णन गति है वो 40 आरपीएम है, माने 40 आरपीएम राउंड पर मिनट, 1 मिनट में 40 चक्कर लगाती है, ठीक है। अब यदि बच्चा अपने हाथों को सिकोड़कर जड़त्व आघूर्ण 2/5 कर लेता है, मतलब यहाँ पर ऐसे हाथ था, अब उसको अपने हाथ को क्या कर लेता है, सिकोड़ता है। तो जब हाथ सिकोड़ता है जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, घट जाता है। तो घट के उसका जड़त्व आघूर्ण कितना हो गया, 2/5 हो गया। तो इस स्थिति में उसकी कोणीय चाल कितनी होगी, ये जो दिया है ये भी एक तरह की कोणीय चाल ही है। तो जब हम सिकोड़ लेंगे तो कितना होगा, बढ़ेगा घटेगा वो हमको पता करना है। वैसे जब सिकोड़ता है तो कोणीय चाल क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो कभी कभी यही इसी से क्वेश्चन बन जाता है कि एक बच्चा बाहें फैला करके खड़ा है घूर्णी मंच पर, अपने हाथ को सिकोड़ लेता है तो उसकी कोणीय चाल होगी। अब आपसे देगी घटेगी, बढ़ेगी या परिवर्तित रहेगा, इनमें से कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा, बढ़ेगी, ठीक है। तो देखते हैं कैसे बढ़ती है। तो देखो सबसे पहले जब हम प्रश्न करते हैं तो इसमें देख लेते हैं कि हमको क्या ज्ञात है। तो ये कोणीय चाल ज्ञात है, ओमेगा 1। ओमेगा 1 का मान कितना है, 40 आरपीएम, ठीक है। और ये हमको ज्ञात है I2। I2 का मतलब यहाँ पर उसका जड़त्व आघूर्ण है। तो पहले जड़त्व आघूर्ण कितना था, I1। तो जो दूसरा जड़त्व आघूर्ण है पहले वाले का कितना होता है, 2/5। ये ना कहता है कि जड़त्व आघूर्ण 2/5 रह जाता है। तो मान लेते हैं शुरू का जड़त्व आघूर्ण कितना है, I, तो दूसरा बाद का जड़त्व आघूर्ण कितना हो जाएगा, जितना I1 है उसका कितना हो जाएगा, गुणे 2/5, इसलिए यहां पर लिखा है 2/5 I1, ठीक है। इस तरह से यहां पर हम निकाल लिए हैं। आगे अब हम देखते हैं यहां पर, ठीक। अब कोणीय संवेग संरक्षण के नियम से ये कहता है कि जितना कोणीय संवेग पहले रहा होगा उतना कोणीय संवेग कहाँ का होगा, बाद का भी होगा, ठीक है। तो कोणीय संवेग का सूत्र क्या होता है यार, ये L बराबर क्या होता है, I ओमेगा। तो 2 बार हमको लिखना है, इधर भी I ओमेगा लिख देना है, इधर भी I ओमेगा लिख देना है। ये पहले वाले का तो 1 1 लगा दिए, उधर क्या लगा दिए, 2 2 लगा दिए। अब मान रख देते हैं I1, ये पहले का जड़त्व आघूर्ण कितना है हमको पता नहीं, तो I1 ही छाप दिए। यहाँ ओमेगा 1 का मान कितना दिया है, 40। अब जो दूसरा वाला है तो पहले वाले का 2/5 है, तो ये हो जाएगा 2/5 I1। ओमेगा टी हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। यहाँ पर देख रहे हो कि I1 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब इस 2/5 का पक्षांतर करोगे तो क्या हो जाएगा, 40 गुणे 2/5 का क्या हो जाएगा, 5/2, 5 ऊपर और 2 नीचे। अब इसको ऐसे कर दोगे तो ये हो गया 20, 20 पंचे कितना हो गया, 100 आरपीएम। तो जब वो बाएं फैला के खड़ा था तो 40 आरपीएम था, और जब सिकोड़ लिया तो कितना हो जाएगा, 100 आरपीएम। कोणीय चाल बढ़ी कि घट गई, बढ़ गई, ठीक है ना। तो इस तरह से है। अगला इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 केजी द्रव्यमान और 0.5 मीटर त्रिज्या का कोई ठोस बेलन 100 रेडियन पर सेकंड की कोणीय चाल से घूर्णन गति कर रहा है,
बेलन की घूर्णन गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, सरल सा क्वेश्चन है। कभी कभी हम क्या करते हैं, सवाल आया तो दिमाग वहीं से खराब हो जाता है, सवाल बनवे न करेगा, पहले से गिव अप कर देते हैं। तो सोचना चाहिए कि भैया इसमें पूछा क्या है, घूर्णन गतिज ऊर्जा, तो पहले सूत्र लगाओ कि हाँ यार के बराबर क्या होता है, 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। अब इसमें देख लो कि क्या आई दिया है, ओमेगा दिया है, मान रख करके हल कर दो, इतना सरल सा सूत्र है। तो यहाँ देख लो, यहाँ पर आई का मतलब तो द्रव्यमान है, और ये दिया है, ये एम दे दिया, ये क्या दे दिया है आर, और क्या दे दिया है ये ओमेगा। तो आई तो दिया नहीं है, लेकिन एम और आर से आई निकाल सकते हो, क्योंकि आई बराबर क्या होता है एम आर स्क्वायर। तो पहले आई निकालो, जितना आए तो आई का मान इसमें रख देना, तो क्या निकल आएगा गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आगे के हिस्से में देखते हैं। तो जो जो दिया रहता है प्रश्न में पहले उसको छांट लेना चाहिए। तो यहाँ पर अब हम छांट के देखते हैं। हमको एम दिया था 20 किलोग्राम में, हमको साथ में ये भी देखना है कि एसआई मात्रक में है कि दूसरे मात्रक में, किलोग्राम में है तो नहीं बदलना है। फिर इसके बाद यहाँ पर दूरी भी दिया है 0.25 मीटर, ये भी मीटर में दिया है तो नहीं बदलना है। फिर यहाँ पर ओमेगा रेडियन पर सेकेंड, ये भी जो है एसआई मात्रक में, इनको भी नहीं बदलना है। ठीक है, तो जब मान दिया हो तो ऐसे ही ऐसे मान रख देते हैं जब एसआई मात्रक में। यदि कुछ ग्राम में होता, सेंटीमीटर में होता, दूसरे मात्रक में होता, तो हम उसको क्या करते, बदलते। अब हमको ठोस बेलन का क्या निकालना है, जड़त्व आघूर्ण। तो ठोस बेलन के लिए ये होता है 1/2 mr स्क्वायर। ये हर के लिए जड़त्व आघूर्ण का सूत्र अलग अलग है। तो ठोस बेलन के लिए क्या हो जाएगा 1/2 mr स्क्वायर। यहाँ 1/2 रख दिए, m का मान कितना रख दिए, देख लो कितना है 20, r का मान कितना है ये 0.5, तो ये रख दिए, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। अब इसको हल कर देंगे यार, तो यहाँ पर देखो 2 और 2 से तो कट जाएगा, कितना हो गया 10, और 25 में 25 का गुणा करते हो तो कितना होता है 625 हो जाएगा। ठीक है, दशमलव कितने अंक बाद लगेगा, 4 अंक बाद। यदि हम इसमें 10 भी आया है ना, ये 10 का गुणा कर देंगे तो ये 6250 हो जाएगा। और एक वाले में दशमलव कितना है 2 अंक, स्क्वायर करेंगे तो कितने अंक हो गए 4 अंक। 4 अंक बाद दशमलव लगाओगे तो ये हो जाएगा 6.25। शून्य को लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इसका मात्रक भी आपको अपने से ही पता हो जाएगा कि यहाँ से देख लिया करो, मात्रक निकालना है मतलब सूत्र कि द्रव्यमान का मात्रक क्या हो गया किलोग्राम, आर का मात्रक क्या हो गया मीटर, स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, आई निकल आया। अब हमको क्या निकालना है घूर्णी गतिज ऊर्जा। तो देखो घूर्णी गतिज ऊर्जा का सूत्र देख लो, इसमें मान रख दिए क्या 1/2, आई का मान कितना आया है, ये आया है 0.625, ये लिख दिए। ओमेगा का मान कितना दिया था 100, है ना। तो इस 2 का भी भाग इसमें करोगे तो 3125 आ जाएगा, इसमें करेंगे तो। ठीक है, और फिर ये 100 × 100 कर दोगे तो दशमलव वगैरह सब हट जाएगा, तो ये 3125 जूल जो है इसका मान आ जाएगा। तो ये हल करना है आपके ऊपर है, गुणा भाग करके निकाल लेना है इसको। ठीक है, तो सवाल अच्छे होते हैं जब सवाल के सूत्र बने तो पहले सवाल को टच करना चाहिए, और उसमें नंबर कटने की संभावना भी कम रहती है। इसके बाद यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है। ये 1 नंबर 2 नंबर किस तरह से भी आ सकता है, तो इसको समझो। ये क्या है, निम्नलिखित का कारण स्पष्ट कीजिए। ये है पाने की सहायता से नट को खोलना आसान होता है। पाना तो समझ रहे हो, मान के चलो ये नट लगा है तो पाने को ऐसे फंसा के ऐसे ऐसे घूमते हो, हाथ से खोलो, किससे आसानी से खुलेगा, पाने से खुलेगा। तो पाने से क्यों खुलेगा, तो यहाँ से पाने से खुलने का मतलब ये है कि ये टाउ बराबर क्या होता है R/F। ठीक है, पाना माने उसकी दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अक्ष से जब दूरी बढ़ेगी तो बल का मान भी क्या होगा, बल आघूर्ण का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। माने हम कम बल लगाएंगे तो उधर ज्यादा बल आघूर्ण लगेगा, है ना। इसलिए पाने से जो है नट को खोलना क्या होता है आसान। तो सिर्फ इतना ही बताना है कि जब हम पाने से नट को खोलते हैं तो अक्ष से क्रिया रेखा की दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिससे बल आघूर्ण का मान बढ़ जाता है। क्या क्या बोलोगे इसके बारे में बोलना, क्या अक्ष से क्रिया रेखा की दूरी बढ़ जाती है, फिर इसको बोल देना जिससे बल आघूर्ण का मान बढ़ जाता है और नट आसानी से खुलता है। ठीक, ऐसे शब्द बनाना है। अगली स्थिति देखते हैं, साइकिल के पहिए में स्पोक लगाए जाते हैं। तो स्पोक आप समझते हो कि ये वाला है, यहाँ पर ये इसका टायर हो गया, रिम हो गया, और बीच वाले भाग में हम क्या करते हैं स्पोक लगा दिए। हम सोचे यार बड़े आदमी हैं, स्पोक से काहे काम चलाएं, उसको बोल दे कि भैया इसको भी भर दो यार, ऐसे ऐसे कर दो। साइकिल ज़्यादा चलेगी क्या, नहीं चलेगी।
क्योंकि जड़त्व आघूर्ण जो होता है ये किनारे पर क्या हो जाता है, ज्यादा। अभी हम जड़त्व आघूर्ण का सूत्र पढ़ें, I इक्वल टू क्या होता है, mr²। यदि द्रव्यमान ज्यादा दूरी पर होगा तो जड़त्व आघूर्ण का मान भी क्या हो जाएगा, आधा ज्यादा हो जाएगा। जब ज्यादा हो जाएगा तो पहिए को चलाना क्या होता है, आसान हो जाता है। इसलिए कोई भी पहिया हो, साइकिल भर का नहीं, साइकिल का हो, ट्रक का हो, बीच में क्या होता है, चपटा होता है, खोखला होता है। किनारे पर कैसा बनाया जाता है, मोटा बनाया जाता है ना। तो यहां पर यही है, इसको देख लेते हैं। तो देखो, इसको लिखने का तरीका समझो। या पहिए में स्पोक्स लगाने से उसका अधिकांश द्रव्यमान सिरे पर केंद्रित हो जाता है। सिरे पर मतलब किनारे पर, परिधि पर केंद्रित हो जाता है, जिससे उसका जड़त्व आघूर्ण क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। और जड़त्व आघूर्ण अधिक होने से पहिया एक समान वेग से क्या होता है, घूमता है। ठीक है, इस तरह से तो क्लियर हो गया। तो आपको बताना है, स्पोक्स लगते हैं तो जो किनारे का द्रव्यमान होता है, सिरे का द्रव्यमान, किनारे का द्रव्यमान, परिधि का द्रव्यमान कैसा हो जाता है, अधिक। जब द्रव्यमान किनारे अधिक हो जाएगा तो इसका किसका मान बढ़ेगा, जड़त्व आघूर्ण। और जड़त्व आघूर्ण का मान बढ़ने से पहिया कैसे चलेगा, एक समान चाल से चलेगा। ठीक है, अब यहां पर देखो, उसमें आया था अगले वाले में कि गतिपालक पहिया होता क्या है, या गतिपालक पहिया लगाया क्यों जाता है। तो घूर्णी गति करने वाली मशीनों के शाफ्ट के साथ एक पहिया लगाया जाता है, जिसका अधिकांश द्रव्यमान कहां पर होता है, परिधि पर। यही वाला है, इसको थोड़ा सा पूछने का तरीका अलग हो गया। इसमें साइकिल का पहिया लिख दिया है, इसमें मशीनों के साथ पहिया लिख दिया है। काम वही करेगा कि जब मशीनों के साथ पहिया लगाएंगे तो उसका द्रव्यमान कहां पर रहेगा, किनारे पर। किनारे पर द्रव्यमान रहेगा तो क्या होगा, जड़त्व आघूर्ण का मान कैसा होगा, अधिक होगा। जड़त्व आघूर्ण का मान अधिक होगा तो जो पहिया है वो ऐसे धक्का धक्का चल के ना चलेगा, एक समान रफ्तार से चलता रहेगा। इसलिए वहां पर क्या लगाया जाता है, गतिपालक पहिया लगाया जाता है। ठीक है, हाँ जी। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर ये जो छठवां क्वेश्चन, उसको समझते हैं। विघूर्णन त्रिज्या किसे कहते हैं, इसका हमको क्या करना है, व्यंजक स्थापित करना है। ठीक है, तो विघूर्णन त्रिज्या क्या होती है। मान लो हमारे पास ये कोई पिंड है, इस तरह का टुकड़ा है, और ये इसका अक्ष है, इसके सहारे हम घुमाते हैं, तो ये कहलाया लंबवत अक्ष। और यहाँ पर इसका मान लेते हैं कि ये द्रव्यमान केंद्र है। ठीक है, तो अक्ष से, किसी पिंड के अक्ष से द्रव्यमान केंद्र की कौन सी दूरी, लंबवत दूरी, है ना। माने इसमें बहुत सारे द्रव्यमान होंगे, छोटे छोटे कणों के भी द्रव्यमान होंगे, तो उन द्रव्यमानों को नहीं लेना है हमको। कौन सा द्रव्यमान लेना है, द्रव्यमान केंद्र। तो यही है, अक्ष से द्रव्यमान केंद्र की लंबवत दूरी को हम क्या बोलते हैं, विघूर्णन त्रिज्या, जिसका जड़त्व आघूर्ण पूरे पिंड के जड़त्व आघूर्ण के क्या होता है, बराबर होता है। फिर से देखो, क्या, किसी पिंड के द्रव्यमान केंद्र की अक्ष से क्या लंबवत दूरी को हम क्या कहेंगे, विघूर्णन त्रिज्या, जिसका जड़त्व आघूर्ण पूरे पिंड के जड़त्व आघूर्ण के बराबर होता है। ठीक है, तो यही है, घूर्णन अक्ष से पिंड के द्रव्यमान केंद्र की लंबवत दूरी जिसके परितः जड़त्व आघूर्ण पिंड के कुल जड़त्व आघूर्ण के बराबर होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, विघूर्णन त्रिज्या। मान लो यहाँ पर मैं भी द्रव्यमान लिख दिया, यहाँ पर भी द्रव्यमान लिख दिया, यहाँ भी मान लो R लिख दिया, ये भी लिख दिया R, R1, R2, ये R3। ठीक है, और ये द्रव्यमान केंद्र है, तो इस दूरी को हम क्या मानेंगे, विघूर्णन। ये सबको नहीं मानेंगे, द्रव्यमान केंद्र से मानेंगे। और इसको हम क्या मानते हैं फिर, के। इसकी दूरी को किससे दर्शाते हैं, के को। सबको आर से दर्शाते हैं, विघूर्णन त्रिज्या को किससे दर्शाते हैं, के। ये भी दूरी ही है, बस द्रव्यमान केंद्र की दूरी है ये। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखो, तो यदि हम सूत्र जानते हैं, आई बराबर क्या होता है, mr², लेकिन हम r का मान यहाँ पर क्या मान लिए हैं, k, तो क्या हो जाएगा, I बराबर mk²। अब इसमें बोलता है कि k का मान निकालना है, विघूर्णन त्रिज्या का मान निकालना है। तो हम क्या कर दिए हैं, देख लो, I को हम पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, I/m। इसका स्क्वायर हटा दोगे तो क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ये हो गया। अगले हिस्से में देख लेते हैं। अगले हिस्से में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है I लिखा था, तो I का जो फार्मूला है वो सभी कणों के लिए क्या हो जाएगा, वही m1 r1² प्लस m2 r2² प्लस m3 r3², ऐसे ऐसे चलता जाएगा। n कण है तो ये हो जाएगा mn rn का स्क्वायर। क्लियर हुआ इतना। तो जो I है ये I का विस्तार कर दिए। ठीक है, यदि मैं लिख दूं I बराबर क्या, mr² ना,
तो ये किसी एक कण का है। यदि बहुत सारे कण हो तो फिर सबको जोड़ देना पड़ेगा, तो टोटल आ जाएगा। तो इस आई को हम इसी तरह से लिख देंगे, यहाँ m1r1² प्लस m2r2², ऐसे ऐसे लिखते जाएंगे। आई का मान हो गया। अब ये बड़ा यम है, तो बड़े यम की जगह वही लिख देंगे जो पीछे ऊपर लिखा था ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब सभी कणों का द्रव्यमान समान हो, माने यहाँ पर हम मान लेते हैं कि m1 है, m2 है, mn है, इन सभी कणों का द्रव्यमान क्या हो, समान। जब समान होगा तो इसको भी m मान लेंगे, इसको भी m मान लेंगे, इसको भी m मान लेंगे। m को मैंने क्या कर दिया, कॉमन कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया r², ये r1², r2 जो कोष्टक के अंदर बचेगा m को निकालने के बाद वो लिख लेंगे, और जो बड़ा m है वो mn के बराबर हो जाएगा। कुल द्रव्यमान सभी कणों के द्रव्यमान के योग के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, उतने का हम क्या कर दिए, गुणा कर दिए। जैसे मैं बोल दिया कि यार 50 है, m का मान कितना है, 50 ग्राम है। ठीक है, अब इसमें 10 कण हैं, n के कितने कण हैं, 10 कण है, और हर कण का जो द्रव्यमान है वो कितना है, 5 ग्राम है। तो बोले पूरे कणों का द्रव्यमान निकालो, तो ये 5 में 10 का गुणा करोगे तब ना 50 आया। माने क्या हो गया, कैपिटल M का मान क्या हो जाएगा, m, स्मॉल m और स्मॉल n। तो स्मॉल m का मतलब छोटे कणों का द्रव्यमान, और n का मतलब कितने छोटे कण है। ठीक, यहां से देखो ये m कैंसिल हो जाएगा तो ये बच जाएगा। ठीक है, बस इसी को अब शब्द बना देना है। तो ये क्या है यार, घूर्णन अक्ष से दूरी के माध्य वर्ग, ये वर्ग का माध्य कहलाया। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, घूर्णन अक्ष के दूरी के वर्ग के माध्य के वर्गमूल के बराबर होता है। फिर से बोलते हैं, इसका नाम लो घूर्णन अक्ष से दूरी, फिर इसका नाम लो वर्ग, और बटे में इतनी ही संख्या को भाग कर दें तो क्या कहलाया, माध्य, फिर इसका नाम ले लो क्या, वर्गमूल के बराबर होता है। तो चलो इसका नाम लेते हैं, ये क्या है, विघूर्णन त्रिज्या। फिर इसको बोलो अक्ष से लंबवत दूरी, फिर इसका नाम लो के वर्ग, फिर बटे को क्या बोल देंगे, माध्य, फिर इसका नाम लो वर्गमूल के बराबर होता है। इस तरह से इसका शब्द बन जाएगा, है ना। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है, 1-2 नंबर में आ जाता है, तो इसको समझ लेते हैं। बल आघूर्ण किसे कहते हैं, इसका मान कब अधिकतम और कब क्या होता है, न्यूनतम। तो छोटा सा समझते हैं। तो बल द्वारा किसी पिंड को एक अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति को हम क्या कहते हैं, बल आघूर्ण। या ऐसे कह सकते हो, वह बल जो किसी वस्तु को घुमा दे उसे हम क्या कहते हैं, बल आघूर्ण। सीधा है घुमाने वाला बल, तो वह बल जो किसी वस्तु को किसी अक्ष के परितः क्या करे, घुमाए, वो क्या कहलाएगा, बल आघूर्ण। तो ये हाथ है, इसको यदि मैं ऐसे मोड़ रहा हूं, माने इसको घुमा रहा हूं, तो इसको मोड़ने के लिए अपने आप तो ना मुड़ेगा, मेरा शरीर इसमें क्या लगा रहा है, बल, तो उसको बल ना बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बल आघूर्ण। ठीक है, तो वह बल जो किसी वस्तु को किसी अक्ष के परितः घुमा दे उसे हम क्या कहते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं। तो ये घुमाने वाला बल कहला गया। अब इसके व्यंजक की बात नहीं करते हैं, सीधे इसका सूत्र होता है, आपको ध्यान देना है, ये होता है Fr साइन थीटा, या इसी को हम लिख देते हैं r क्रॉस इंटू F। ये बल आघूर्ण का क्या होता है, सूत्र होता है। ठीक है, F का मतलब बल है और R का मतलब विघूर्णन, माने कितनी दूरी पर हम लगा रहे हैं, उसकी क्रिया रेखा की क्या कहला गई, दूरी। अब इसमें पूछता है इसका मान कब अधिकतम होगा, कब न्यूनतम होगा। तो ये कोण पर डिपेंड करता है। यदि हम थीटा का मान क्या मान लें, 0, है ना, तो टाउ का मान भी क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, और यदि मैं थीटा का मान क्या मान लूं, 90, तो यहाँ साइन 90 का मान कितना होता है, 1, तो टाउ बराबर क्या हो गया, F इंटू आर। तो ये कहलाया न्यूनतम मान, और ये वाला क्या कहला गया, अधिकतम मान। तो इसको अब शब्द बनाना है कि जब बल और क्रिया रेखा क्या हो, समांतर हो, माने इसी दिशा में बल भी लगता हो और इसी दिशा में क्रिया रेखा हो, तब वो वस्तु नहीं घूमेगी, उसमें बल आघूर्ण का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यदि आपको दरवाजा खोलना हो, ये पल्ला हो, तो पल्ला में बल कैसा लगाते हो, ऐसा या ऐसा। ठीक है, यदि ऐसे बल लगाओगे, दरवाजा को ऊपर उठाओगे, तो खुलेगा क्या, नहीं खुलेगा। माने समांतर बल लगाने पर बल आघूर्ण का मान क्या हो जाएगा, 0। अब यदि पल्ला ऐसा है तो पल्ला को या तो ऐसे करोगे या ऐसे करोगे, लंबवत लगाओगे तो बल आघूर्ण का मान क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। ये समझ लो कि यहाँ पर इसको समझ लेते हैं। ये मेरे पास कापी है, ठीक है, अब मैं सोच रहा हूं कि इसको खोलूं, ये इसका क्या कहलाएगा, अक्ष कहलाएगा। अब मैं ऐसा बल लगाऊं, ऊपर बल लगाऊं, ये कुछ होगा, इसका नीचे बल लगाऊं, कुछ होगा, ये समांतर कहलाया। समांतर पर बल आघूर्ण का मान क्या है, 0, घूमेगा ही नहीं। ठीक है, अब मैं ऐसा बल लगाऊं ये, या फिर ऐसा लगाऊं, तो बल अक्ष कैसा है, ऊपर,
बल मैं कैसा लगा रहा हूं, इधर उधर, कितने का कोण बनेगा, 90 का, और 90 का बनेगा तो ये घूम रहा है, तो बल आघूर्ण का मान कैसा होता है, अधिकतम होता है। मतलब जब अक्ष और बल, अक्ष है ना, और बल परस्पर कैसे हों, समांतर हों, तो बल आघूर्ण का मान क्या रहेगा, न्यूनतम, और जब लंबवत होगा तो कैसा हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। और जब ऐसे आ जाए तो आपको कोण ध्यान रखना है कि हाँ यार थीटा का मतलब समांतर है और 0 का मतलब, और थीटा की जगह 90 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, लंबवत। लंबवत होने पर अधिकतम होगा और समांतर होने पर क्या हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। हाँ जी, इसमें 8वां क्वेश्चन का एक सवाल देखते हैं और इसको समझते हैं। कभी कभी ये सवाल आ जाता है, इसको देख लेते हैं। बल आघूर्ण की गणना कीजिए जबकि किसी कण पर लगाया गया बल F बराबर इतना है और स्थिति इतनी है। माने आपको F वेक्टर बल का मान भी दे दिया है सदिश रूप में, और उसके क्रिया रेखा की दूरी भी दे दिया है सदिश रूप में। ये इसका सदिश रूप कहला गया। ठीक है, अब हमसे क्या पूछता है, क्या निकालना है यार, बल आघूर्ण। तो टाउ बराबर क्या होता है, आर वेक्टर प्लस एफ वेक्टर। तो ये जो मान है ये किसका मान हो गया, आर का। ये वाला मान उठा के रख दिया ना आर की जगह, और ये किसका मान है, एफ का। तो ये लिख दिए, एफ की जगह बीच में क्रॉस का चिन्ह है तो क्रॉस लगा दिए। ठीक, अब इसको हल करने का तरीका देखना, ये कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। तो आपको सबसे पहले काम करना है, एक आपको इस तरह से मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट बना लेना, इसको डिटर्मिनेंट बोलते हैं, है ना। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, जो इसमें आई जे के है तो ये सब में रहेगा, आई लिखना है, जे लिखना है, के लिखना है, ये कॉमन है, कोई भी सवाल करो आई जे के लिखना पड़ता है। ठीक है, अब शुरू में क्या लिखा था इसमें, आर। तो आर में देखो आई के साथ कौन सी संख्या होगी, कुछ नहीं है तो 1, जे के साथ क्या होगी -1, और के साथ भी क्या होगा 1। तो जो इनका गुणांक है, गुणांक माने संख्या है, उन संख्या को हम रख दिए। इसी तरह से हम एफ वाले, उस वाले से देखो, उधर क्या है 7, फिर क्या है 3, फिर क्या है 5, ये -5 है, चिन्ह सहित हमको ये सब उतार देना। लिखने का तरीका समझ में आया। सबसे पहली लाइन में क्या रहेगा, आई जे के। फिर इसमें से देख लेना है कि आई के सामने की संख्या क्या है, जे के सामने की संख्या क्या है, के। मान लो यहाँ जे ना होता, आई और के भर होता, तो उसकी जगह पर हम शून्य रख देते। दिया है तो ठीक है, और नहीं दिया तो फिर हम वहां पर क्या रख देंगे, शून्य रख देंगे। फिर उसमें भी 7 3 -5 है, 7 3 -5 लिख दिए। अब इसको हल करने का तरीका देखो, इसको हल कैसे करेंगे। तो यदि मुझे आई की बात कर रहा हूं, बाहर हमको क्या लिखना है, आई। ये आई बाहर लिखेंगे तो हमको इतना हमको सिलेक्शन करना है इसके भीतर, ये मेरा डब्बा हो गया। ठीक, अब इसमें क्या होता है, ऊपर से नीचे का गुणा होता है। तो 5 में 1 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 5, बीच का चिन्ह हमेशा माइनस लगता है। फिर इसका गुणा होता है, 3 1 कम 3, तो ये हो गया 3। अब बाहर हम ये आई को छोड़ के लिखे हैं तो यहाँ पर क्या हो गया आई। फिर अगले स्टेप में देखना, ठीक है, दूसरे हिस्से में देखना। अब मुझे क्या, किसके साथ में ले रहा हूं, जे के साथ। तो यहां पर हमेशा माइनस रहेगा शुरू का चिन्ह, तो जे वाले को छोड़ दो। इसको क्या करो, इस लाइन को मान लो कि हम छोड़ दिए। अब हमारे पास क्या बचा है, यहां संख्या में 1 और 7, और क्या बचा है 1 और -5। तो ऐसे तिरछा गुणा करना है। 1 में -5 का गुणा करोगे -5, बीच का चिन्ह माइनस होता ही है, माइनस लगा दिए। फिर 7 में किसका करोगे 1 का, तो 7 1 कम 7 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर से देखो अगला वाला। अब मुझे किसका साथ लेना है, के का, मतलब आपको के नहीं देखना है। अब हमारे पास ये संख्या बच गई, तो 1 में 3 का गुणा करोगे 3, फिर 7 1 कम क्या हो गया 7, -7 होगा, लेकिन बीच में चिन्ह कहे का होता है माइनस, एक ठो माइनस इसका हो गया, एक ठो माइनस उसी चिन्ह का हो गया, तो क्या हो जाएगा +7। अब इनको घटा जोड़ दो जैसा होता हो, तो 5 में 3 घटाएंगे तो कितना हो गया 2 आई हो गया, इसका आई तो लिखा ही है। फिर ये माइनस है तो देखो ये -12 है, और ये भी माइनस है, तो क्या हो जाएगा +12 जे, और वहाँ पर 7 3 10, और ये हो जाएगा 10 के। तो इसको एक बार हल करके देखोगे तब फिर आप